सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय जिनेन। तो इस त्रिवेणी संगम में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। आप सभी को पता है हमारे एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा सूरत और संवाद अंतर्राष्ट्रीय योग वर्ग अमरावती, इन तीनों संस्थाओं के माध्यम से हर बुधवार गुरुवार को हमारी ज्वाइंट इवेंट होती है। दुनिया के अलग अलग ट्रेनर अपनी अपनी सेवाएं देते हैं। तो इसी श्रृंखला में आज के जो विशेष अतिथि ट्रेनर हैं हमारे अपने अमरावती से ही, जो बहुत अने आयुर्वेद के क्षेत्र में, कार्डियक क्षेत्र में जिनका बहुत सारा नाम है, ऐसे डॉक्टर रूपाली कावरे, जो फेलोशिप इन प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी में किया है। अमरावती में एक माधव बाग करके एक शाखा है राजापेट में, वहाँ की क्लिनिक हेड है। उन्होंने बहुत सारे इसमें एक्सपर्टाइज भी किए हैं और रिसर्च पेपर पब्लिश इन सिंगापुर प्रिवेंशन एंड कार्डियक रिहेबिलिटेशन। उसके बाद में आईसीआर बीएसआर एएम 2017 में बनारस यूनिवर्सिटी में, यहाँ पे रिसर्च पेपर भी उन्होंने पब्लिश किए हैं। उनका एम है डायबिटीज फ्री अमरावती। नॉट ओनली अमरावती, हर जगह के पेशेंट को भी डायबिटीज फ्री करना चाहते हैं। प्रिवेंशन ऑफ कार्डियक डिसीज, मास मेक इंडिया डायबिटीज फ्री। तो ये इनका सही मायने में पर्पज है। बहुत अच्छी सेवाएं अमरावती शहर में देती है। बहुत माधव बाग का नाम आपने सुना ही होगा, हर जगह माधव बाग का नाम है। और विदाउट ऑपरेशन बहुत सारे जो पेशेंट है उनको रिलीफ देते हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि एक आयुर्वेद के क्षेत्र में, हमारे वैद्यकीय क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है डॉक्टर रूपाली कावरे। तो मैं दोहे दिल से उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ इस त्रिवेणी संगम में। और सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ ताली बजा के मैडम का हम बहुत स्वागत करेंगे। यू आर वेलकम, वेलकम टू दिस त्रिवेणी संगम रूपाली मैडम। और रूपाली मैडम का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, पेशेंट को बहुत सिंपल लैंग्वेज में बहुत एग्जांपल देके समझाती है। तो निश्चित रूप से हमारा आज का विषय है हार्ट केयर, दिल की। हमारे इसके पहले भी कोविड के समय में मैडम ने एक मराठी में ले आता है हृदय संवाद, कि हमारे हार्ट से कैसे बात करना, हार्ट से कैसा अच्छा रखना। तो हमारा दिल तो बहुत महत्वपूर्ण है, दिल दिमाग उसका कॉम्बिनेशन भी होना चाहिए। तो हमारे योगा के साथ में, योगा के लिए जो हम हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज मोर देन वेल्थ, तो हेल्थ में हमारे हार्ट का कितना महत्व है हम अपने डॉक्टर रूपाली मैडम के अरविंद मुख द्वारा सुनेंगे। तो मैं पुनश्च राजू डांगे मैडम का स्वागत करता हूं। हमारे आनंदमल सेठिया सर, जो हमारे एमपी के फिटनेस के फाउंडर है, नागपुर से, वो महाराष्ट्र रत्न है, उनका भी हार्दिक स्वागत। सर की तबीयत नहीं थी अच्छी कल से 2 दिन से, फिर भी आज ज्वाइन हो गए, तो सर का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। सर कुछ बात करेंगे आप क्या मैडम यस से शुरू? यस। यस, ओके, आनंद धन्यवाद, सर बात बहुत कर। बहुत धन्यवाद डांगे सर। बंधु और बहनों, जैसा कि डांगे सर ने बताया, रूपाली जी हमारे साथ जुड़ी है, एक जानी मानी आयुर्वेदिक डॉक्टर। और दिल के बारे में बात करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट हमारे शरीर का होता है तो दिल ही होता है। और दिल हमारा स्वस्थ रहेगा तो हमारी सारी भावनाएं वहीं से पैदा होती है। तो कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं, इस बारे में बात करेंगे। मैं तीनों संस्थाओं की तरफ से रूपाली जी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जितने भी भाई बहन जुड़े, सभी से निवेदन, अपने अपने वीडियो वीडियो ऑन कीजिए। आपके स्माइलिंग फेस दिखने चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ, मुस्कुराता हुआ चेहरा अगर सुबह सुबह दिख जाए तो हमारे सारे टेंशन ही खत्म हो जाते हैं, आधी बीमारी खत्म हो जाती है। तो आपके चेहरे सुबह सुबह अगर दिख जाए स्माइलिंग फेस, तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। अपने वीडियो ऑन कीजिए और दोनों हाथ ऊपर करते हुए रूपाली जी का स्वागत कीजिए। रूपाली जी आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। ओवर टू यू। यू मे। ओके ओके ओके, 1 मिनट सर। हमारे जो साधक दूर दूर से जुड़े उनका भी स्वागत। हमारे कमलताई फुलझेले फ्रॉम बड़ौदा, अर्चना ताई हमारे सोनोने फ्रॉम पुणे, हमारे मधु जी फ्रॉम बंगलोर, हमारे अड़सूड़ सर हमने साथ में काम किया है वो अमरावती से, उनका भी हार्दिक स्वागत। हमारी सुचेता गांधी पुणे से, बहुत सारे साधक अभी जुड़ रहे हैं। सूरत अशोक जी जैन फ्रॉम सूरत, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। और ज्यादा समय ना लेते हुए मैं डॉक्टर रूपाली जी मैडम को रिक्वेस्ट करता हूँ कि यू मे स्टार्ट टुडे सेशन। रूपाली मैडम। Yes. Thank you, sir. Thank you so much.
और आप सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और प्रिवेंशन के लिए आप तो काम करते हैं, और मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ राजू डांगे सर का, कि जो मैं मुझे पता है कि बहुत सालों से निरंतर एक चीज करना वो बहुत बड़ी एक चुनौती भी होती है। और या इतने सालों से वो कर रहे हैं, जो शुरू हुआ है कोविड से, और ना रुकते हुए एक काम करना। इनिशियली हम एक आध चीज शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर बाद में वो बंद हो जाती है। तो जी। उसको निरंतर शुरू रखना, उसके लिए वो अभिनंदन के पात्र है। अ, यस। और हम दीपाली अभी जी, एक बात मैं शेयर करना चाहूंगा। ये कोविड जो है, कोविड हमारे लिए तो वरदान साबित हुआ। यस कैसे? एग्जैक्टली। कैसे कि बराबर। हमारा एक छोटा सा सेंटर चलता था नागपुर में, ऑफलाइन सेंटर। 25 30 40 लोग वहाँ आते थे, और ये 2012 से निरंतर कंटिन्यू चल रहा था। कोविड के समय जब सेंटर बंद करना पड़ा तो हमने ऑनलाइन शुरू किया। ऑनलाइन शुरू करने से हमारे साथ डांगे सर का संपर्क हुआ, और तब से हम साथ में काम कर रहे हैं। बहुत सुंदर। 2020 जब लॉकडाउन लगा तब से हम साथ कर रहे हैं। आज हजारों की संख्या में लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, देश विदेश यस से सर। लोग जुड़ते हैं। और 250 फेसबुक से लाइव भी है, यूट्यूब पे भी देखते हैं, फेसबुक लाइव भी है। अभी कुछ ढाई साधक यस फेसबुक लाइव पे भी जुड़े हैं, उनका भी हार्दिक 250 स्वागत। से ज्यादा 250 से ज्यादा मेंटोर्स अभी तक 250+ मेंटोर्स हमारे साथ जुड़ के निस्वार्थ सेवा दे चुके हैं। और हमारा जो एमपी के फिटनेस क्लास का जो नाम है 2021 में गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हो चुका है। तो ये हमारे लिए है तो बहुत ही बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोविड हमारे लिए वरदान साबित हुआ है। और निरंतर हम गति प्रगति कर रहे हैं। और आज आपका भी हम अपने परिवार में स्वागत करते हैं। एमपी के परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। थैंक यू सो मच। वेलकम। वाह, बढ़िया। सही। एक जैसे हम बोलते हैं कि रुपए के दो सिक्के होते हैं, उसी तरह कोविड भी दो चीजें लेके आया, कहीं खुशहाली या कहीं थोड़ा सा गम। लेकिन बहुत सारी चीजें हमने सीखी है कोविड से। अगर कुछ ना सीखे अपने अपने एक एग्जाम से या किसी चीज से, तो वो विफल हो जाती है। तो हम आज अपने मेन मुद्दे पे आते हैं, हार्ट डिसीज। तो हार्ट जो सबको होता है, हर एक का हार्ट अपनी मुट्ठी के आकार के जैसा और यहाँ पे स्थित होता है। और सबसे ज्यादा जरूरी होता है उसका धड़कना। अगर वही चीज है, वही हार्ट है जो ब्रेन से लेके पैरों तक सभी तरफ खून का प्रवाह करता है, और ऑक्सीजन को ले जाने का काम ये हार्ट अपना निरंतर करते रहता है। अगर वो थक गया तो फिर हम भी थक जाएंगे। इसीलिए आपको रोज सुबह आके इस आपके योगा सेशन में योगाभ्यास करना ही है। और उसके साथ और एक चीज ऐड करनी है, जिसे कहते हैं वॉकिंग। यानी ब्रिस्क वॉक, या आप जिस तरीके से वॉक कर सकते हैं, जो हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। अभी हार्ट क्या होता है वो हम समझ लेंगे। जैसे मैंने बताया कि अपने मुट्ठी के हिसाब का हर एक के अपनी मुट्ठी के आकार का अपना हार्ट होता है, और उसका निरंतर धड़कना होता है। वो मिनट में 70 से 80 बार, यानी 60 टू 70 उसका हार्ट रेट होता है। अगर उसके नीचे चला जाए, यानी जो ब्लड, जिनकी ब्लड प्रेशर की गोलियां होती है, उनका हार्ट रेट कभी कभी आपको पता होगा 60 तक जाता है। लेकिन अगर वो 40 के नीचे आ रहे हैं या 50 के नीचे आ रहा है, तो दैट इज अलार्मिंग साइन, आपको वो दिखाना चाहिए। और अगर आपका हार्ट रेट 120 से ऊपर जाता है, तो वो भी प्रॉब्लमेटिक है। जैसे आपने कितना व्यायाम करना चाहिए, ये भी मैं आगे बताऊंगी। अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे याद करा देना कि आपने बिल्कुल। एक्सरसाइज कितना करना चाहिए। ठीक है। तो ये हार्ट जो होता है, इसको 3 खून की नलियां होती है, एंटीरियर, एलएडी, एलसीएक्स और आरसीए। ये 3 रक्त वाहिनियां, इसको कोरोनरी बोलते हैं, ये ब्लड सप्लाई करती है। आपने सुना होगा किसी को हार्ट अटैक आ गया, है ना? तो अगर ये 3 खून की नलियों में कहीं पे भी गुठड़ी जमा हो जाए जो सख्त होती है, तो फिर हार्ट अटैक आ जाता है। तो इसके पहले हम इसे कैसे रोक सकते हैं, या इसकी कुछ लक्षण हो सकती है कि जिसके द्वारा हम सावधान हो जाए। तो अगर हार्ट डिसीज है, तो अगर आपको चलते समय सांस फूल के आ रही है, या सीने में दर्द हो रहा है, या ऐसा लग रहा है कि भारीपन आ रहा है सीने में, या फिर
लेफ्ट आर्म में पेन हो रहा है या फिर लेफ्ट जॉ, लेफ्ट जबड़ा बोलते हैं हम उसे, लेफ्ट जॉ में पेन हो रहा है चलने के बाद, तो ये हार्ट डिसीज से संलग्नित लक्षण हो सकते हैं। यानी अगर किसी को लगता है कि छाती पर बहुत भार है या फिर पसीना आ रहा है कुछ काम करने के बाद, कुछ चलने के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद, तो ये हार्ट के लक्षण हो सकते हैं। इसे बिल्कुल नजरअंदाज मत कीजिएगा और आपके किसी माधव बाग में या फिर हमारे पास या आपके कार्डियोलॉजिस्ट के पास या फिजिशियन के पास जाके ईसीजी निकाल लीजिए। अगर ये चीजें हैं, ये अगर बैठे बैठे हो रही है तो वो आप तुरंत जाएंगे हॉस्पिटल में। लेकिन अगर चलने के बाद ये हो रही है तो आपका रेस्टिंग ईसीजी नॉर्मल आएगा और डॉक्टर बोलेगी कि आपका ईसीजी ठीक है, लेकिन इसका मतलब आपका हार्ट पूरी तरह से स्वस्थ है, ऐसा नहीं होता। इसके लिए एक जांच करनी चाहिए जिसको बोलते हैं टीएमटी। यानी आपको तकलीफ कब हो रही है? चलने के बाद। तो एग्जामिन भी कब करना पड़ेगा? चलने के बाद, है ना। जैसे हम बैठे हैं, आप सभी लोग अभी बैठे हैं, तभी हार्ट को ब्लड सप्लाई चाहिए 225 ml। और जब हम दौड़ते भागते काम करते हैं तो हार्ट को ब्लड सप्लाई चाहिए 750 ml। अगर वो ब्लड सप्लाई जो यहाँ पे रक्तवाहिनी ने डायलेट होना चाहिए, अगर वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है, यानी ब्लड का सप्लाई आगे कम जा रहा है, तो फिर जैसे हम बोलेंगे डिमांड और सप्लाई, अगर डिमांड ज्यादा हो रही है और सप्लाई कम हो रहा है तो फिर ये लक्षण आना शुरू हो जाते हैं। इसके कारण क्या हो सकते हैं? इसके कारण हो सकते हैं बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर, बढ़ी हुई शक्कर, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, बढ़ा हुआ वजन। और ये क्या करेगी? ये खून की रक्तवाहिनियां जो होती है, यानी करोनरीज, मैंने जैसे बताया कि हार्ट को 3 रक्तवाहिनियां ब्लड सप्लाई कर रही है, वो 3 रक्तवाहिनियों के अंदर का जो लेयर होता है उसको बोलते हैं एंडोथेलियम। उसमें अगर डैमेज हो गया तो फिर वहां का ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा, जिसको आम भाषा में ब्लॉकेजेस बोला जाता है। हम यहाँ मेरे क्लिनिक में मैं बिना ऑपरेशन जिस पेशेंट को एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी बोली है उसको हम ट्रीटमेंट करते हैं और उसको ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है। अभी 2 चीजें आपको ठीक तरीके से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक होता है हार्ट अटैक और दूसरा होता है ब्लॉकेजेस। जब हार्ट अटैक आता है तो वो दैट इज ए इमरजेंसी, जहां पे आपको हॉस्पिटलाइज होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यानी सीने में बहुत भारीपन है और किसी को बहुत पसीना आ रहा है, बहुत घबराहट हो रही है, तो समझ लीजिए कि ये हार्ट अटैक है। आप में से किन लोगों को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, डायबिटीज की बीमारी है, वो हैंड रेस कीजिए। ठीक है। अगर इस तरीके से, हाँ 3-4 जनों को है, अगर आपको लगता है और जैसा उसका ड्यूरेशन बढ़ते जाता है तो डेफिनेटली उनका जो ये होता है, उनकी खून की रक्तवाहिनियां एज के साथ भी उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम होती है। और अगर इस पेशेंट को इस तरीके से तकलीफ हो तो आपके घर में एक गोली होनी चाहिए जिसको बोलते हैं डिस्प्रिन, आपने सुनी होगी सर दर्द के लिए जो ली जाती है। हम्म। तो वो गोली पानी में डाल के तुरंत लेना, 300 mg की डिस्प्रिन 300। तो फिर पेशेंट की हम जान बचा सकते। ये जरूरी नहीं कि इसकी जरूरत आपको ही पड़े, लेकिन अगर किसी को भी आपके सामने आपको लगता है कि इसको हार्ट अटैक आ गया है तो वो तुरंत देने वाली इमरजेंसी मेडिसिन है जिसमें आप लोगों के जान को बचा सकते हैं। तो ये एक गोली हो रही, और एक बोलते हैं सॉर्बिट्रेट जिसको जबान के नीचे रखते हैं। अगर हमारे घर में सॉर्बिट्रेट नहीं है तो हमारे किचन में एक, अच्छा, हमारे किचन में एक चीज है दालचीनी, पता है सबको? तो कलमी दालचीनी, कलमी मराठी में बोला जाता, हाँ। हाँ कलमी बोला जाता है या दालचीनी, हाँ, हम्म। जो हम मसालों में यूज करते हैं। दैट ये बहुत हमारी बहुत अच्छी मेडिसिन है, जिसका पाउडर करके अगर आप जबान के नीचे रखते हैं चुटकी भर तो भी वो सॉर्बिट्रेट जैसा काम करता है। या फिर जिसको सांस फूल के आ रही है उसको हम बोलते हैं कि आप चुटकी भर दालचीनी का पाउडर 1 कप पानी में डाल के उसको उबालिए और उसको छान के सुबह पी लीजिए। तो वो वैसोडाइलेटेशन करेगा और इमरजेंसी को रिजॉल्व कर देगा।
हाँ, जब लेकिन आपको हॉस्पिटल जाना ही जाना है, क्योंकि उसकी आगे की मैनेजमेंट करनी पड़ती है। क्योंकि अगर वो जो हार्ट अटैक आता है तो वो पत्थर की जैसी खून की गुठली होगी, उसको फोड़ने के लिए ही काम करना पड़ता है, जो आईसीयू में इंजेक्शन दिया जाता है। लेकिन दूसरी चीज है जिसे बोलते हैं ब्लॉकेजेस। ब्लॉकेजेस यानी चर्बी की गुठली, यानी चर्बी जमा होके वहां जम गई है, तो उसको स्टेंटिंग या बाईपास सर्जरी बोली जाती है। लेकिन हम फिर उसे किस तरीके से आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से इजाद पा सकते हैं, तो हम बोलते हैं कि वहां ऑपरेशन की जरूरत नहीं, और वो इमरजेंसी भी नहीं है, क्योंकि वो सालों से जमा हुई चर्बी है। वो आपने अभी एंजियोग्राफी की तो इसका मतलब ये नहीं कि कल से आपको 80 या 90% ब्लॉक है। इसका मतलब ऐसा नहीं होता। और इसका मतलब ये भी नहीं होता कि अगर 90% ब्लॉक है तो सिर्फ 10% ही खून आगे जा रहा है। आम भाषा में आपको ऐसा समझता है कि अरे बाप रे, 90% ब्लॉक है तो सिर्फ आगे कितना खून जा रहा है, 10%। लेकिन ऐसा नहीं होता। वो एंजियोग्राफी में मैं पेशेंट को अक्सर बताती हूँ कि देखिए आपका खून आगे भी जा रहा है, क्योंकि वो जो चर्बी की गुठली है वो सख्त नहीं है, ब्लड के क्लॉट के जैसी, वो नरम है, और वो आपके उससे उसको पार करके ब्लड सप्लाई आगे भी जा रहा है। इसीलिए आपको अभी तक सिम्टम्स नहीं आए थे। ठीक है। अभी ये होता क्यों है? क्योंकि हार्ट अटैक कोविड के बाद यंग जनरेशन में भी बहुत दिखना शुरू हो गया है। और हार्ट अटैक आता है, इसके चार प्रमुख रीजन होते हैं। आपका खून का बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, शक्कर बढ़ी हुई है रहना, डायबिटीज जिसे बोलते हैं, ये इसके रिस्क फैक्टर जाने जाते हैं, यानी डिसलिपिडेमिया, रेज शुगर या डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, और ओबेसिटी यानी वजन ज्यादा होना। तो अभी आप तो योगा कर रहे हो, तो आपके लगभग मैं जितने देख रही हूँ उनके वजन ठीक है। और बढ़ा हुआ पेट का घेरा, ये दिस इज द रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट डिसीज। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो रोज तो योगा करना है, उसके साथ वॉक भी करनी है। और फिर हमें अगर स्वस्थ रहना है तो क्या चार पैरामीटर्स होते हैं जिसको हमने नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो क्या चीजें होती है, जैसे मैंने रिस्क फैक्टर बोला, तो जो डायबिटीज के पेशेंट है उनका HbA1c 6.5 के नीचे होना चाहिए। जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट है उनका बीपी 130/90, अगर सभी लगभग 40 के ऊपर के हैं तो 130/90 या 120/80 उनका ब्लड प्रेशर होना चाहिए। और कोलेस्ट्रॉल लेवल, अभी लिपिड को हम ठीक तरह से समझ लेते हैं कि लिपिड में 4-5 चीजें आपको देखने को मिलती है। और लिपिड आप करते हैं निहार पेट यानी खाली पेट। हाँ, यस एग्जैक्टली, वजन कम हो फिर भी आता है। वजन वजन कम है इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपका कोलेस्ट्रॉल अच्छा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ब्लड प्रेशर अच्छा है। वजन कम होने के साथ साथ अगर स्ट्रेस लेवल है तो वो हार्ट डिसीज दे सकता है, और अगर खान पान ठीक तरीके से नहीं है तो भी हार्ट अटैक आ सकता है। तो इसमें हम जाएंगे अगले इसमें। तो मैं बता रही थी कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल में जैसे आपने किया होगा उसमें होता है टोटल कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल। एचडीएल यानी अच्छा कोलेस्ट्रॉल, जो बुरे कोलेस्ट्रॉल को निकाल के हटाता है। तो अच्छा कोलेस्ट्रॉल एचडीएल आपका 40 के ऊपर होना चाहिए। अगर कम है तो उसको बढ़ाने के लिए 1 चम्मच गाय का घी लेना है। वो अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा। फिर होता है एलडीएल। एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल, जो ब्लॉकेजेस को बनाता है। वो 100 के अंदर रखा तो आपको हार्ट हार्ट डिसीज के चांसेस कम रहते हैं। और एक चीज होती है जिसको बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड। जिन लोगों का ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ मिला है, उनके खाने में ज्यादा तेल या ज्यादा चर्बी जा रही है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो खाने से आता है वो है ट्राइग्लिसराइड। फिर उसको कम करने के लिए, यस, अगर पाम ऑयल यूज करेंगे तो डेफिनेटली ट्राइग्लिसराइड और ये चीजें जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल वो बढ़ने वाला ही है। तो उसके लिए आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल ये नियमित साल में एक बार तो भी जांच करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम चल के नहीं देख रहे, हमने टीएमटी नहीं की है, तो हमें सिम्टम्स नहीं आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि हमारा हार्ट पूरी तरह से स्वस्थ है। फिर आता है, जैसे ये हार्ट डिसीज क्यों होता है। ये तो ऐसा नहीं है कि किसी मच्छर ने काट लिया या कोविड का वायरस आ गया और आपको हार्ट डिसीज दे दिया। तो खाने के गलत तरीके, लैक ऑफ एक्सरसाइज,
स्ट्रेस और एडिक्शन, ये 4 चीजें होती है जिनके वजह से हार्ट डिसीज हो सकता है। तो ऐसा इसका ये मतलब ये नहीं होता कि किसी पतले को नहीं होगा या किसी मोटे को नहीं होगा। आपकी खून की रक्तवाहिनियां किस तरीके से है, इस तरीके से चीजें जाएगी। अगर स्ट्रेस लेवल बहुत है, बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर है, बढ़ी हुई शुगर है, तो पतला भी व्यक्ति है उसको हार्ट अटैक आ सकता है। और वो किस तरीके से खान पान रखता है। तो हमारे डाइट में हमें क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज तो आप कर ही रहे हो, डाइट में हमें क्या करना चाहिए, तो तली हुई चीजें अवॉइड करनी चाहिए, डीप फ्राइड फूड। जब हम एक बार जैसे आप सब सब्जी बना रहे हो और सब्जी बनाते समय आपने कढ़ाई रख दी और फिर उसमें राई डाली, तो राई तेल के आम गुण को कम करती है, लेकिन अगर उसमें से धुआं आ रहा है, दैट इज कॉल्ड स्मोक पॉइंट ऑयल का, अगर वो ऑयल का स्मोक पॉइंट आ रहा है तो ये गलत बात है, आप इसमें एलडीएल कोलेस्ट्रॉल तैयार हो गए। जैसे हम बाहर का खाते हैं, एक ही कढ़ाई रहती है और उसी कढ़ाई में तेल खत्म हो गया, फिर से डाल दिया, फिर से वो तलना शुरू हो जाता है। जैसे हम घर का समोसा खाए तो हमें एसिडिटी नहीं होती और बाहर का खाए तो हो जाती है, क्योंकि दैट इज द वो उस तरीके से कोलेस्ट्रॉल को बनाया गया है। अगर यहाँ पे इंफ्लामेटरी मार्कर है जो बढ़ते हैं गेहूं से, अगर आप बार्ली या ज्वारी और इसको मिक्स करके आप खाने में डाल दिए तो इन्फ्लामेशन कम होगी और खून की रक्तवाहिनी की जो अंदर का स्तर है वो डैमेज नहीं होगा और हार्ट अच्छा रहेगा। ये तो हो गया। फिर हरी सब्जियां, विटामिन सी जिसका खून की रक्तवाहिनी को वो डायलेट करता है, तो ये चीजें हमारे खाने में होनी चाहिए, हरी सब्जियां होनी चाहिए। दारिम्ब जिसे पोमोग्रेनेट कहते हैं वो हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, उसको आप रोज आपके डाइट में इस्तेमाल कीजिए, आंवला या नींबू विटामिन सी के लिए। ठीक है। और फिर आता है आपका एक्सरसाइज। एक्सरसाइज तो आप रोज कर ही रहे हो, आप योगा कर रहे हो, इसके साथ आपने वॉक भी करना चाहिए 30 मिनट में। अभी हर हर किस्म के एज के लोग मुझे दिख रहे हैं, तो 220 माइनस योर एज, इसका 80% वो हो हार्ट रेट। उसके आगे हार्ट रेट बढ़ने के बाद आपको एक्सरसाइज नहीं करना है। जैसे मैं हर बार समझाती हूँ पेशेंट को कि जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, तो आपकी गाड़ी रिजर्व पे आ गई तो आप क्या करते हैं, पेट्रोल डाल देते हैं। यस एग्जैक्टली। अगर आपने पेट्रोल नहीं डाला तो क्या होगा, गाड़ी कहीं पे भी बंद हो जाएगी। उसी तरीके से अगर आप आपके करोनरी का पूरा 100% यूज करते हो तो इमरजेंसी में जाएगा, गाड़ी बंद हो सकती है। तो एक्सरसाइज कितना करना चाहिए, है ना। तो आयुर्वेद में बताया है कि जब आपके सीने में पसीना आता है, दैट इज द वहां पे आपने रुकना चाहिए। हर पेशेंट की अलग अलग हो सकती है। जैसे मैडम मुझे दिख रहे हैं कि ऑक्सीजन लगा के बैठे हैं, तो अभी ऑक्सीजन का काम कौन करेगा, लंग्स करेंगे। ओके, लंग्स और हार्ट इन दोनों का बहुत गहरा संबंध होता है। हार्ट क्या कर रहा है, सभी तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फेंक रहा है, और वही यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास आ रहा है, वो किसको दे रहा है, लंग्स को, फेफड़ों को, कि जो क्या करेगा, खून को फिर से प्यूरिफाई करके फिर से हार्ट में देगा। दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन। तो इसके लिए 2 चीजें आवश्यक है, हार्ट और लंग्स। और आप यहाँ पे प्राणायाम करते ही है तो लंग्स को आप स्ट्रेंथ दे ही रहे हो। ठीक है। तो इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। फिर चीज होती है एक्सरसाइज कैसा करना, ये तो मैंने बता दिया। देन होता है स्ट्रेस मैनेजमेंट। अगर स्ट्रेस होता है, अब आपने सुना होगा किसी को कोई तकलीफ नहीं थी लेकिन कुछ तो भी हार्ट ब्रेकिंग न्यूज सुनी और फिर हार्ट अटैक आ गया, या फिर फैमिली में किसी की डेथ हो गई और फिर डायबिटीज शुरू हो गया। स्ट्रेस इंड्यूस डायबिटीज भी होता है और हार्ट डिसीज भी होता है। तो इसमें होता क्या है, जो हमारी करोनरीज है अगर वो स्पाज्म में चली गई, तो अगर ऐसी हो गई तो यहाँ पे ब्लड सप्लाई क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये ऐसी होनी चाहिए, और अगर ये इस तरीके से हो गई और ये स्पाज्म में जा रही है तो यहाँ पे ब्लॉकेजेस है क्या, नहीं है, फिर भी पेशेंट को हार्ट अटैक आ गया, क्योंकि स्पाज्म में जाने की वजह से उसको ब्लड सप्लाई कम हो रहा है। तो इस तरीके से अगर ब्लड सप्लाई कम हो रहा है तो आगे के पार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं होगा और फिर सीने में जोर से दर्द हो सकता है, इसको बोलते हैं हार्ट अटैक। तो स्ट्रेस लेवल भी इस तरीके से काम करता है। और अगर ये क्रॉनिक स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस अच्छा भी होता है, अगर आपको आपके हेल्थ का स्ट्रेस नहीं होता तो आप रोज सुबह उठ के इस क्लास में नहीं ज्वाइन होते, है ना।
तो वो अच्छी भी चीज है, लेकिन उसको कितना लेना चाहिए। अगर वो कंटिन्यूअस सप्रेशन में जा रहा है अगर कोई, तो यस दैट इज गोइंग टू डैमेज योर हार्ट। और अभी आप जो योगा कर रहे हो और आप जो एक्सरसाइज करते हो वॉक के तरह, वॉक से, तो उसमें क्या हो रहा है, आप आपकी खुद की बाईपास सर्जरी कर रहे हो। यानी एक हार्ट है, इसको 3 रक्त वाहिनियां, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन भगवान ने वैसा ही नहीं छोड़ा है, उसको छोटी छोटी रक्तवाहिनियां दी है जिसे बोलते हैं कोलैटरल्स। तो आप एक्सरसाइज के द्वारा कोलैटरल्स को डेवलप करते हैं। तो दिस इज वेरी गुड, कीप इट अप। आपके एक्सरसाइज आप इसी तरीके से स्टार्ट रखिए। यानी इमरजेंसी होने पर अगर एक नली में ब्लॉक हो जाता है, लेकिन वो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं रहेगी, उसको छोटी छोटी रक्तवाहिनियां जो है वो ब्लड सप्लाई करेगी, वो मायोकार्डियम कंप्लीटली मर नहीं जाएगा। हाँ। और फिर आता है एडिक्शन। अगर पेशेंट दुबला पतला भी हो लेकिन वो अल्कोहल या स्मोकिंग करता है या टोबैको खाता है, तो डेफिनेटली उसकी खून की रक्तवाहिनियां अंदर से डैमेज होगी, और वहां से जो खून की रक्तवाहिनी को जो हम बोलते हैं एडिक्शन की वजह से, टोबैको वजह से फ्री रेडिकल्स तैयार होते हैं जो कांटे जैसा होगा, वो उसको इरिटेट करते जाएगा, उसको डैमेज करते जाएगा, और वहां पे फिर उसको रिपेयर करने के लिए एलडीएल कोलेस्ट्रॉल या प्लेटलेट आके जमा हो जाएगा और धीरे धीरे ब्लॉक बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर इस तरीके से होता है तो फिर उसकी खून की नलियां सिकुड़ जाएगी, वहां से होने वाला ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा। तो ये चीजें होती है कि जिसको अपने प्रिवेंशन की तौर पे इसको इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर कुछ हो जाता है या चलते समय सांस फूल के आ रही है, ऐसी कोई तकलीफ होती है, तो फिर टीएमटी करवा लीजिएगा, ब्लड आपका लिपिड लेवल करवा लीजिएगा। इसमें आपको पता चलेगा कि अगर कोई चीज है तो हम आयुर्वेद द्वारा स्नेहन यानी मसाज, सेक, हृदय धारा और बस्सी, जिसमें हम हमारा रिसर्च प्रोडक्ट है उसके द्वारा हार्ट की स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं। और हम यहाँ पे रिस्क फैक्टर जो है कि जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर है, उसको भी पूरी तरह से ठीक करते हैं। क्योंकि आगे जाके जैसे आप बैठे हो बस में डायबिटीज के, तो आपको हार्ट डिसीज तक छोड़ के ही आएगी। तो उस बस से उतरने के लिए जो करना पड़ता है वो हम आपको सिखा सकते हैं, सिखा देते हैं। इसको बोलते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। और आप बहुत जनों ने वो मॉडिफिकेशन किया भी है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल। तो हर चीजों की अपने अपने इंपॉर्टेंस है, जैसे ब्लड टेस्ट, जैसे लिपिड टेस्ट, HbA1c, और फिर टीएमटी। इस चीजों को, इस टेस्ट को आपने करना ही चाहिए जो आपको आप स्वस्थ हो। डेफिनेटली अगर कुछ नहीं आए तो वेल एंड गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका हार्ट बहुत अच्छा है, इसको इसी तरीके से मेंटेन रखिए। और अगर है तो उसका इलाज कर लीजिए, ठीक है। और फिर आता है बात कि हम किस तरीके से हमको अपने स्ट्रेस को रिलीज करना चाहिए। जैसे आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो डोपामिन सिक्रीशन होगा, सेरोटोनिन होगा डोपामिन से ज्यादा, कि जो ठीक तरीके से आपको आत्मानंद, एक शब्द असतो जिसमें इनर प्लेजर जो देता है, वो आपकी एक्सरसाइज ही देती है। इसीलिए एक्सरसाइज को करना चाहिए जो हार्ट को भी अच्छा रखेगा। सर माझ्याकडे किती वेळ आहे? 7:15 पर्यंत घ्यायचं आहे, आता 6:45 झाले. ओके, ठीक त्याच्यानंतर आहे. 15 मिनिटं म्हणजे 5 मिनिटं अगोदरही संपलं तरी प्रश्न उत्तर राहतील, काही प्रॉब्लेम. हो बिलकुल, 10 मिनिटं आधी आपण हा. संपवूया, म्हणजे मग हा. आपल्याला तशा हा. पद्धतीने जाता येईल. हा. तो अगर लक्षण बताने में मेरी 2 चीजें रह गई थी। अगर जिसके पैरों में सूजन है, चलते समय सांस फूल के आ रही है, या दो दो मारे यानी 2 फ्लोर चलने के बाद आपको लगता है कि हाँ सांस फूल के आ रही है, लेफ्ट हैंड में पेन हो रहा है या जबड़ा दुख के आ रहा है, छाती में भार हो सकता है, तो ये चीजें जो है वो हार्ट डिसीज की हो सकती है। तो आपका शिन ऑफ टिबिया होता है ना, पैर का सामने का भाग, उस पे उंगली से दबा के देखिए, अगर वहां पे गड्ढा पड़ रहा है तो यस वो स्वेलिंग है। आप अनम्यूट कीजिए, आपका आवाज नहीं आ रहा। बाद में हम क्वेश्चन आंसर लेने वाले हैं। क्वेश्चन आंसर बाद में मैडम हाँ का हाँ, होने के बाद ओके। में पूछेंगे. हाँ. तो उस तरीके से हम, अगर पैरों पे सूजन आ रही है तो ये चीजें होती है, तो फिर
आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और इसमें और एक चीजें होती है कि हार्ट को अच्छा रखने के लिए क्या चीज जरूरी है। जैसे आपने सुना होगा, तो हम हमारे इसमें अर्ली अर्ली डायग्नोस हार्ट अटैक, वो आपको क्या लगता है कि किस एज में हुआ होगा? सबसे छोटा उम्र का व्यक्ति या लड़का जिसे हार्ट अटैक आ गया। अभी तक हम सुनते थे कि 40 या 50 के आगे हार्ट अटैक आ रहा था। अभी वो 40 और 35 के नीचे हो गया। और अभी गर्भ से नहीं आता, ठीक है, वो दैट इज अ डिफरेंट पैथोफिजियोलॉजी। लेकिन 8 ये बहुत कम हो गया। 13 साल का नोटिस है। 13 साल यानी आप बोल सकते हैं 8वीं क्लास में, है ना, जिसको हार्ट की वजह से। अभी कार्डियक अरेस्ट के और दूसरी चीज भी हो सकती है, दूसरे कारण भी हो सकते हैं जिसको अरेथमिया होता है। तो 13 साल की उम्र का बच्चा जिसको हार्ट अटैक आ गया। और अभी तक ऐसा होता था कि 35-25 के आगे आने वाला जो डायबिटीज होता था, वो 25 के पहले अगर डायबिटीज आ गया तो वो टाइप 1 डायबिटीज में जाता है, जिससे इंसुलिन उसका बन नहीं रहा है और उसे इंसुलिन लेना चाहिए। लेकिन अभी मेरे पास 22 ईयर्स का बच्चा है जो टाइप 2 डायबिटीज में है, यानी उसको इंसुलिन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस है, यानी गोली से उसका शुगर कंट्रोल में आ रहा है। लेकिन अभी देखिए कि डायबिटीज किस तरीके से मैनिफेस्ट होने लगा है। और इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जिसके वजह से आ रहा है वो है पैक्ड फूड, खाने का गलत तरीका, बैठा हुआ लाइफस्टाइल। जैसे अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद आप चलने के लिए जाते हैं? नहीं जाते, है नहीं। ना? फिर आप क्या करते हैं? गाड़ी यूज करते हैं। आपके बच्चे कैसे जाते हैं स्कूल में? गाड़ी। गाड़ी से। और आप कैसे जाते थे? गाड़ी तो साइकिल से। साइकिल से या पैदल, है ना? पैदल, हाँ। तो हम बहुत बहुत ज्यादा चलते थे। तो वहां हमें फिटनेस के लिए कुछ अलग करने की जरूरत नहीं थी। अभी तो हमें सोचना पड़ता है कि यार ये मैं कब चली थी, कब पैदल गई थी, है ना? दूर भी हो गए ये अलग बात है, ट्रैफिक है, हम इसलिए हम बच्चों को नहीं छोड़ सकते कि वो साइकिल से स्कूल जाए, है ना? लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको खाने के लिए क्या दे रहे हैं, हम उनको क्या पैक फूड दे रहे हैं, हम किस तरीके से उनका खाने का ध्यान रख रहे हैं, हमारे घर में तेल कितना यूज हो रहा है। अगर एक घर में 4 लोग हैं तो उनके घर में कितना कितना किलो तेल लाना चाहिए? 4 लोग हैं, दो एक आता है तो वो बहुत ही अच्छी बात है, आप बहुत अच्छे तरीके से उसको दो मेंटेन कर रहे हैं। 2 किलो, लेकिन 2 किलो। 2 किलो आना चाहिए, यस, एक व्यक्ति को 500 ml। क्योंकि हर एक ऑलरेडी क्या बोलते हैं, तेल की कैन आपके घर आपके शरीर में बैठी हुई है, तो ऊपर से और तेल लेंगे तो और तेल जमा हो जाएगा और वो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा। हम्म। तो इसके लिए जरूरी है कि आपके घर में तेल जो जो आए वो, अगर 4 लोग हैं तो 2 किलो तेल आए। तो फिर हम क्या अच्छा खाएं? नहीं खाइए, अच्छा खाइए, लेकिन टेक्निक बदलिए। हर चीज को तेल में डालना बंद कीजिए, उसको शैलो फ्राई कीजिए, उसको तवे पे तेल रख के फिर उसको कीजिए, टेक्निक बदलिए। तो हर चीज को आप गलत, थोड़ा सा इनोवेटिव आप कर ले उसको, तो खान पान की चीजें बहुत ज्यादा इजी हो सकती है। अगर हम घर का चिवड़ा बनाते हैं वो कितने दिन तक रहता है? तकरीबन 1 आध महीना, है ना? और जो बाहर का लाते हैं, लेडीज घर पे काम वाली रखते हैं, अगर वो बाहर जा रहे हैं तो उनको काम वाली रखने की जरूरत है। तो अगर वो काम वाली रख रही है तो उन्होंने योगा सेशन को ज्वाइन करना चाहिए, उन्होंने योगा करना चाहिए, और फिर वॉक के लिए जाना चाहिए, जिम ज्वाइन कीजिए। अगर आप कमा रहे हैं तो यस, आपको भी आपके सेहत का ख्याल रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो फिर आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। काम वाली बाई रख रहे हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, क्योंकि मैं भी रख रही हूँ। अगर मुझे क्लिनिक में जाना है तो आई हैव टू डू दैट, है ना? लेकिन इसका ये नहीं, क्योंकि मैं क्लिनिक में जाके सब काम करके थकी हारी नहीं बैठ सकती, वी हैव टू वर्क देयर मेंटली, है ना? तो फिर क्या चीज हम कर सकते हैं? तो यस,
हमें उस चीज को हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। और काम अभी इस तरीके से हो गया है कि हर बार हमारी हर मसल यूज नहीं होती है, वो यूज होती है आपके एक्सरसाइज के, इस एक्सरसाइज के द्वारा ही। तो इसलिए एक्सरसाइज करना बहुत मस्ट है ना। बहुत सारी जने होंगे जिनको अभी घुटनों की तकलीफ शुरू हो गई है, तो उनको घुटनों की एक्सरसाइज लोग डांगे सर करवा ही लेते होंगे। तो इस तरीके से अगर आप एक्सरसाइज से आपके मसल को और आपके लिगामेंट को अच्छे तरीके से ठीक करते हो, तो जो मसल और स्केलेटन को पकड़ के रखता है। तो हमारा था कि हम डाइट में किस तरीके से चीजें कर रहे हैं। तो हार्ट को हमें हमें ठीक करना है, तो उसके लिए बड़ा हुआ ऑयल नहीं चाहिए, यानी 2 लीटर तेल। फिर तेल कौन सा यूज करना चाहिए ये क्वेश्चन आता है, तो आप कौन सा भी तेल यूज कर सकते हैं। और जो ट्रस्टेड है वो है अपने फल्ली का तेल। और उसमें तेल के पैकेट में 2 चीजें होती है, एक है रिफाइंड और एक होता है फिल्टर। एक जो फिल्टर होता है वो है सीधा सिर्फ छलनी से काय म्हणतात गाळलेला, है ना, जिसको फिल्टर किया जाता है, सिर्फ स्टेन किया गया है, तो दैट इज बेस्ट ऑयल। जब रिफाइंड होता है तो उसको बहुत सारी केमिकल प्रोसेस से जाना पड़ता है, तो उसको सिर्फ देख लीजिए पैकेट पे कि वो फिल्टर है या रिफाइंड है। अभी बहुत बहुत सी जगह घानी का तेल भी मिलना शुरू हो गया है, तो उसको भी यूज कर सकते हैं आप। अभी राइस ब्रांड भी ऑयल आ गया है, लेकिन सब ऑयल को मिक्स मत कीजिए। हर महीने अगर आपको करना है कि सनफ्लावर ऑयल लेना है या फिर राइस ब्रांड लेना है या फल्ली का तेल लेना है, तो उसको हर महीने में अलग अलग ऑयल लाके भी आप यूज कर सकते हैं। उसको मिक्स मत कीजिए, क्योंकि हर इसका बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है। जैसे आपने सुना है कि सोयाबीन तलन आपको करना है या दिवाली में, फिर आप सोयाबीन का ऑयल यूज करते हैं, है ना, प्रोबेबली। तो ये चीजें होती है क्योंकि उसका स्मोकिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, तो उसको धुआं बाद में आता है। इसके तब तक अगर आपने मिक्स किया तो फली का तेल जल जाएगा। तो इसको आपको हर एक ऑयल को मिक्स नहीं करना है। यस, मूंगफली जो आपकी दादी नानी यूज करते थे, दैट इज द बेस्ट रेमेडी, बेस्ट मेडिसिन और बेस्ट फूड टू ईट, है ना। कहीं अलग से कुछ तो भी आ गया कि या अभी इसको खाना चाहिए, उसकी जो टेस्टिंग है ना, दैट इज ऑलमोस्ट 10 साल की है, 20 साल की है। जो हमने पुरखों से जिसको जांचा है, वो है आपका लाइफस्टाइल। जो आपकी नानी खाती है, दैट इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर यू। क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा लोग आते हैं कि जो जिम में जाके पनीर खा रहे हैं, 100 ग्राम पनीर रोज, और फिर उनको एसिडिटी और ब्लोटिंग करके फिर चेस्ट पेन हो रहा, ऐसे आते हैं, और उनको 6 से 7 महीने लगते हैं हमें ट्रीट करने के लिए। डेफिनेटली उनके हार्ट में कुछ नहीं निकलता, लेकिन जवस तेल भी ले सकते हैं। यस, तो उनके हार्ट में कुछ नहीं निकलता, और उनकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम डैमेज हो गई है उसको ठीक करते करते, क्योंकि कैसा है, आपको भूख लगती है, सबसे पहला पैरामीटर है कि आपको जब भूख लगती है तब खाना है। आपके खाने का टाइम हो गया इसलिए नहीं खाना है। जब अग्नि अग्नि चिकित्सा की जाती है आयुर्वेद में, जिसको बहुत अहमियत होती है कि अग्नि को आप यूज करेंगे, जितना आपका अग्नि है उतना ही उसमें डालना है। अगर वो अग्नि कम है और आपने ज्यादा खा लिया, तो डेफिनेटली उसका आम तैयार होगा, वो जाके जमा हो जाएगा, हार्ट में जमा हो जाएगा, घुटनों में जमा हो जाएगा, या जॉइंट में जमा हो जाएगा, तो जॉइंट पेन देगा। जैसे आयुर्वेद के हिसाब से दोपहर में सोना भी नहीं चाहिए। अगर आप दोपहर में सोते हो तो फिर भी आम तैयार होता है। अगर सोना ही है तो खाना और सोना, इसमें 3 घंटे का अंतर होना चाहिए। या फिर खाने से पहले सो लीजिए और फिर खाना खा लीजिए, या खाने के बाद वैसे भी आपने उसको क्या बोलते हैं, यू हैड एक्सपीरियंस दैट, कि अगर हम खाना खा लिए, बहुत खाना खा लिए और हमें नींद आ गई, उठते हैं तो बहुत लिथार्जी आती है, बहुत यू फील सो मच हेवी, है ना। तो क्या हो गया है, वहां पे आम तैयार हो गया है, शुगर लेवल बढ़ गई है। तो इसीलिए उसको ठीक करने के लिए, या वो आम तैयार ही ना हो, इसके लिए खाने के बाद सोना नहीं है। सोना है तो आपको, अगर बहुत नींद आती है तो बैठे बैठे सोइए, फिर टीवी देखिए, न्यूज़पेपर देखिए, पढ़िए या बुक्स पढ़िए, और उसके बाद आप सो सकते हैं। ठीक है, तो जब भूख लगती है तभी खाना चाहिए। शाम का खाना 8 या 8 बजे से पहले हो जाना चाहिए। जैन लोग जो कहते हैं कि वो उनके सूरज के ढलने के पहले ही खा लेते हैं, तो दैट इज
वेरी गुड, 6 बजे खाते हैं, दैट इज वेरी गुड। तो अगर आप 6 बजे खाते हैं, लेकिन अगर आपको फिर ब्रेकफास्ट करना चाहिए सुबह, अगर आप 6 बजे खा रहे हैं और आप फिर 12 बजे खा रहे हैं, तो दैट इज नॉट हेल्दी लाइफस्टाइल। आप बहुत ज्यादा समय के लिए उपाशी रहता या एम्प्टी स्टमक रहते हैं, तो उससे होता क्या है कि हर 3-3 घंटे बाद एसिड आ रहा है खाने को पचाने के लिए। और इसको अभी अब 12 बजे खा रहे हैं, तो इट इज अराउंड, बहुत बड़ा गैप होता है, 12 घंटे से ज्यादा, तो वो नहीं होना चाहिए। यस, तो फिर ब्रेकफास्ट आपका कभी स्किप नहीं करना है आपको, ठीक है। और फिर खाना इस तरीके से, तो ब्रेकफास्ट में आपको जो है वो प्रोटीन डाइट में जाना चाहिए। तो प्रोटीन डाइट क्या होता है, जहां पे पल्सेस यानी स्प्राउट्स, और जिनको ब्लोटिंग और ये हो रहा है, उन्होंने स्प्राउट्स को पका के ही खाना है, उसको कच्चा नहीं खाना है। हाँ, और सैलेड भी, बहुत सैलेड यूज करते हैं पेशेंट, और फिर उनको ब्लोटिंग होना शुरू हो जाता है, यानी पेट भरा 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 रहना, गैसेस होना, या भूख नहीं लगना। क्योंकि इस एज में दांत भी अच्छे नहीं रहते, और पाचन शक्ति जो होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है 50-60 के आगे। तो फिर सैलेड को थोड़ा सा कम करना चाहिए, या फिर उसका यूज अलग तरीके से करना चाहिए, जैसे आप ग्रेट करके उसको पराठा बना रहे हो, है ना, या फिर सूप का इस्तेमाल करना चाहिए, या सब्जियों में उसको ज्यादा लेना चाहिए, या थोड़ा सा स्टीम करके सैलेड को यूज करना चाहिए। तो पहले ब्रेकफास्ट में आएगा स्प्राउट्स, फिर अप्पे, मूंग का चिल्ला। मूंग को हम बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं क्योंकि वो हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और मसूर की दाल, जिसको जो हार्ट की रक्त वाहिनी को अच्छा रखता है, तो आपके डाइट में मूंग मसूर इसका इस्तेमाल हो तो बहुत ज्यादा अच्छा है, वो हार्ट की हेल्थ को अच्छा रखेगा, ठीक है। फिर फिर आता है आपका दोपहर का खाना, जो 12:30 या 1 बजे तक होना चाहिए। तो उसमें एक ज्वार की रोटी, या आपके हिसाब से 1.5 या 2 छोटी छोटी, 2 कटोरी सब्जी, 1 कटोरी दाल, यहाँ पे प्रोटीन आ गया जो आपके मसल को ठीक रखेगा, और फिर 1 कटोरी सैलेड। 4 बजे फिर आप जिनको डायबिटीज नहीं है वो चाय ले सकते हैं। फिर उस वहां पे 5 बादाम, 2 अखरोट और 2 पिस्ता। और रात के खाने में हफ्ते में 2 बार मूंग का कढ़न, यानी खड़े मूंग आप कुकर में डाल दीजिए, उसमें सब सब्जियां डाल दीजिए और उसको सीटी आने दीजिए। फिर उसको स्मैश कर लीजिए, और 1 चमचा घी में आप उसको मूंग का कढ़न बना सकते हैं, उसको गरम गरम पी लीजिए। इससे वेट लॉस भी होगा और हार्ट भी अच्छा रहेगा, ठीक है। ये तो हो गया डाइट, इसको इस तरीके से फॉलो कीजिए। अभी हमारे पास अभी गणपति बापा आएंगे, फिर महालक्ष्मी गौरी का आगमन होगा, तो डाइट तो चेंज होना शुरू ही हो जाएगा, है ना। और ये हर बार होगा, आप किसी शादी में जाओगे, आप किसी बर्थडे में जाओगे, लेकिन मैथ्स मैथ्स होता है ना, अगर हमने किसी को प्लस किया तो उसी को माइनस कर दिया, इज इक्वल टू अगर 0 आ गया, है ना। तो इस तरीके से हम ध्यान रखें, क्योंकि हम एंजॉय भी करेंगे, हम सेलिब्रेट भी करेंगे, लेकिन कितना सेलिब्रेट करेंगे इसको भी हमें देखना पड़ेगा। इस तरीके से अगर हम जाते हैं तो एक्स्ट्रा फैट जमा नहीं होगा, है ना। हमारे बैंक में पैसा रहता है, तो वो क्यों हम डाल देते हैं कि हमारे बैंक में पैसा है और जब हमें जरूरत पड़े तब हम उसको निकाल लेंगे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ जमा कर रहे हैं और उसको नहीं निकाल रहे। जैसे मैं बताऊं, अगर वेट लॉस करना है आपको और हमें 2200 कैलोरीज लगती है रोज की, और अगर हम खाना खा रहे हैं 1800 से 2200 कैलोरीज, अगर आपका सेडेंटाइल लाइफस्टाइल है तो फिर आपको 1800-1600 कैलोरीज भी बहुत ज्यादा हो जाएगी, है ना। तो अगर इस तरीके से जाते हैं तो हमारे खाने में, अगर मैं बोलूं कि आपको 800 कैलोरीज का खाना खाना है अगर वेट लॉस करना है, तो एक जो समोसा होता है उसके आगे ही 400 कैलोरीज। एक समोसा आपने खा लिया है तो आपको खाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट में समोसा खाते हैं, फिर भरपेट खाना खाते हैं, तो कितनी, जो 2200 या 1800 कैलोरीज चाहिए, ये तो एक बार के खाने में हमने खा लिए। तो फिर वो क्या होगी, जमा हो जाएगी, वो जाके कहाँ जमा हो गई, लीवर में, है ना। और फिर हमें दिख रहा है कि हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है। तो अगर इसको नहीं होना है तो, और अगर दो चीजें होती है, अगर मैं खा रही हूँ और उसको यूटिलाइज कर रही हूँ तो जमा नहीं होगा। तो एक्सरसाइज है, वॉक है ना। तो आपको ये भी लगता होगा, अरे ये हमसे ज्यादा खाता है, लेकिन
ही इज गोइंग टू बर्न आउट दैट। और हमारी खुद के शरीर की भी एक प्रोसेस होती है, कोई होता है उसमें दो प्रोसेस है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। किसी किसी का एक रोटी भी खाए फिर भी उसमें वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो प्रोसेस उसकी थोड़ी सी हैम्पर है ना। तो इसके लिए हर एक व्यक्ति की प्रकृति अलग होती है, उसके हिसाब से उसको डाइट को थोड़ा सा प्लान करना पड़ता है। तो इंडिविजुअल गाइडलाइन भी लेनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो अगर मैं कहती हूँ कि अगर वेट लॉस चाहिए तो आपको हर दिन का 1000 कैलोरीज का डेफिशिएंसी आएगा, तब हफ्ते में 7000 कैलोरीज हो जाएगा, और 7000 कैलोरीज बर्न हो गई, उसकी डेफिशिएंसी आई तो 1 किलो वेट लॉस होने वाला है। तो देखिए कितना बड़ा कैलकुलेशन है ना। फिर इसको ठीक करने के लिए हम हमारे डाइट को ही ठीक तरीके से करें, तो फिर हम अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकते हैं हमारे वजन को, और वजन के साथ साथ हार्ट की हेल्थ को भी। अभी इसका दूसरा दुश्मन आता है, वो है डायबिटीज। क्योंकि अगर दो पेशेंट है, एक पेशेंट है जिसको डायबिटीज नहीं है और एक पेशेंट है जिसको डायबिटीज है। जिसको डायबिटीज है उसको लगेगा कि मुझे ना कुछ तो भी हो रहा है, सीने में भारीपन लग रहा है, मुझे शायद एसिडिटी बढ़ गई, मैं दोपहर में ज्यादा खाना खाया था। उसको अनईजी लगेगा, लेकिन वो खुद गर्म पानी पी लो, ऐसा कर लो वैसा कर लो, वो चीजें करता रहेगा। और दूसरा जो व्यक्ति है जिसको डायबिटीज नहीं है, तो उसको सीने में दर्द बहुत जोर से होगा, तो उसको पता है कि अरे बाबा ये कुछ तो भी इमरजेंसी, डॉक्टर को दिखा के आते हैं। तो दैट इज व्हाट, वो बच जाता है और डायबिटीज का पेशेंट खराब हो जाता है। क्योंकि डायबिटीज के पेशेंट को इंटेंसिटी जो होती है हार्ट के पेन की, वो कम हो जाती है। तो इसके लिए डायबिटीज के पेशेंट ने इसकी बहुत ज्यादा केयर करनी चाहिए। अगर आपको डायबिटीज 5 साल या 6 साल हो गए हैं, तो आप टीएमटी करवा लीजिए, पट्टे पे चल के आपके हार्ट की स्ट्रेंथ, जिसको हम बोलते हैं VO2 मैक्स, यानी हार्ट की स्ट्रेंथ कैसी है। अगर वो 19 से ज्यादा है तो हार्ट अटैक की रिस्क कम होती है, और मेल को वो 35 चाहिए और फीमेल को 32 तक। यानी आपका हार्ट अच्छा है। अगर हार्ट अटैक भी आता है तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं 3 कैटेगरीज के लोग आपको बताएंगे। एक पेशेंट है जिनको, जो हमारे पास आता है और हम बोलते हैं कि आपको हार्ट अटैक आके गया, तो वो बोलता है हार्ट अटैक आके गया मैडम, मला मेरे को तो कोई तकलीफ नहीं हुई थी। ये एक पेशेंट है। दूसरा पेशेंट आता है कि जिसको हार्ट अटैक आ गया, वो हॉस्पिटल में जा गया और वो बच गया, उसकी एंजियोग्राफी हो गई, या तो उसको एंजियोप्लास्टी बोली गई, या फिर वो हमारे पास आया। तीसरा पेशेंट आता है कि जिसको हॉस्पिटल में लेके गए लेकिन चांस नहीं मिला और उसकी डेथ हो गई। अभी ये जो 3 सिनारियो है ना, उसमें बहुत ज्यादा कौन मैटर करता है, तो VO2 मैक्स। पहला जो पेशेंट था जिसको हार्ट अटैक आके गया, हमने बोला कि अरे भाई आपके ईसीजी में हमें हार्ट अटैक दिख रहा है, तो उसका VO2 मैक्स 35 से आगे था, 35 तक था। जो पेशेंट था कि जिसको हार्ट अटैक आ गया लेकिन वो बच गया, उसका VO2 मैक्स 19 तक था, और जिसकी डेथ हो गई वो 15 के नीचे था। तो हार्ट के मसल को सरवाइव होने के लिए कोई सपोर्ट नहीं मिला, और फिर वो आके डैमेज हो गया और मैसिव हार्ट अटैक में उसकी डेथ हो गई। तो अगर आपको फिट रहना है, आपका VO2 मैक्स जो है 35 रखना है, तो डाइट, एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट और डी एडिक्शन, ये चारों चीजों को आपको ठीक से करना होगा। और आपको जांचना ही होगी। अगर मुझे पता ही नहीं है कि मैं कहाँ पे खड़ी हूँ, मुझे लगता है कि मैं योगा कर रही हूँ तो मेरा सब ठीक है, ऐसा नहीं होता है। आपको चलने पे वो देखना पड़ेगा। जिस एक्सरसाइज में आपकी हार्ट रेट बढ़ती है, जहाँ पे जॉगिंग आता है, तो फिर वो हार्ट को आपने ट्रेन कर लिया है किस तरीके से जाना है आपको, है ना। तो उस तरीके से अगर जाते हैं तो फिर वो आपकी हार्ट ठीक है। या फिर टीएमटी एक बार करवा लीजिए, 40 के आगे की सब ने टीएमटी टेस्ट करवा लेनी ही चाहिए। फिर आता है जैसे डायबिटीज। तो डायबिटीज, लोगों का कहना है था अब तक मॉडर्न साइंस का, कि डायबिटीज की गोलियां जो है वो आपको एक बार लेनी पड़ेगी तो जिंदगी भर लेनी पड़ेगी, जब तक आप जिंदा है तब तक लेनी पड़ेगी। लेकिन हम यहाँ माधव बाग में डायबिटीज को पूरी तरह से ठीक करते हैं, उसके कॉम्प्लिकेशंस को ठीक करते हैं। जैसे डायबिटीज की लक्षण क्या रहेगी, अगर बार बार पेशाब को जाना पड़ रहा है,
बहुत भूख लग रही है, पानी बहुत ज्यादा पीना पड़ रहा है, या जख्म नहीं भर रही है, या किसी को ऐसा लग रहा है कि मुझे अभी ठीक ही नहीं लग रहा, तो उन्होंने उनकी HbA1c टेस्ट कर लेनी चाहिए। जो 6.5 के नीचे है तो आपको डायबिटीज नहीं है, जैसे 5.7 के नीचे है तो आपको डायबिटीज नहीं है, 5.7 टू 6.4 है तो प्री डायबिटिक फेज है। यहाँ पे अभी अभी से आप एक्शन ले रहे हो तो आपका डायबिटीज, आपको आगे जाके डायबिटीज नहीं होगा। अगर वो 6.5 के आगे है तो आपको डायबिटीज है, उसको आपको ठीक करके लेना ही पड़ेगा। और टाइप 2 डायबिटीज, जैसे आपके घर में डायबिटीज है और आप 40 के ऊपर के हैं तो आपने HbA1c कर ही लेना चाहिए। लेकिन ये डायबिटीज पूरी तरह से ठीक हो सकता है जो टाइप 2 डायबिटीज है, जहाँ पे इंसुलिन बन रहा है लेकिन इंसुलिन को काम नहीं करने दिया जा रहा, इसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। उसको ठीक करके हम डायबिटीज को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। जहाँ पे मेरे खुद के पेशेंट 150 पेशेंट है जिनको हमने डायबिटीज फ्री किया है पूरी तरह से, और जिनको 15 चम्मच शक्कर देके हमने टेस्ट की है, जिनकी 2 घंटे बाद की शक्कर 140 के अंदर रहती है, इसको कहते हैं पूरी तरह से डायबिटीज को ठीक होना। अगर डायबिटीज है आपको तो आपकी शुगर को आपको ध्यान में रखना चाहिए। और जो डायबिटीज के पेशेंट है उन्होंने साबूदाना, पोहा, बटाटा, चावल इनको नहीं खाना चाहिए या कम खाना चाहिए। आम, केला हो आनुवंशिक असते, अभी मैं बताती हूँ, उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो अभी 5 मिनट में हम वाइंड अप करेंगे तो फिर अपन क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं। तो व्हाट आई एम सेइंग, या तो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले, यानी जैसे आम, केला, चीकू, इसका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है तो ये चीजें नहीं खानी चाहिए, या खाएंगे तो उससे शुगर बढ़ने वाली है। अगर जो डायबिटीज के पेशेंट है उनको रात में पेशाब के लिए उठना पड़ रहा है तो यस, आप अलर्ट साइन पे हो, घंटी बज रही है, आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है, उसको जाके चेक कीजिए। अगर ऐसा है या कहीं पे यूरिन इन्फेक्शन हो जा रहा है या कहीं पे स्किन पे इचिंग हो रही है तो यस, आपकी शुगर रेज हो सकती है, आपने उसको जांच लेना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से अभी मैं समराइज करती हूँ कि हार्ट को ठीक अच्छा रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हमें 30 मिनट में कुछ ना खाते हुए एम्प्टी स्टमक ब्रिस्क वॉक करनी चाहिए। हमने हमारे डाइट में तेल का इस्तेमाल कम करना चाहिए, उसका बॉइलिंग बॉइलिंग पॉइंट नहीं आने देना चाहिए। हमने स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक रहने चाहिए, और मेडिटेशन या योगाभ्यास या आप जो आपको अच्छा लगता है, डांस है, सिंगिंग है, उसको आपने करना चाहिए। इस तरीके से हम करेंगे तो हमारा हार्ट हेल्थी रहेगा। और आप सबको हेल्दी हार्ट की शुभकामनाएं देके मैं यहाँ पे रुकती हूँ। ओके, बहुत बहुत जी धन्यवाद सर। मैडम। रूपाली मैडम के लिए जोरदार तालियां होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दिल की बात उन्होंने की है, दिल से कही है। और बहुत सुंदर सेशन, हमारे हार्ट के लिए बहुत बेनिफिशियल है। सिंपल सिंपल बातें थी लेकिन वो हमारे जीवन में इट शुड बी पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल। तो डेफिनेटली अगर हमारे जीवन का भाग बनता है तो हार्ट की भी हम केयर कर सकते हैं। तो इस त्रिवेणी संगम की ओर से संवाद अंतर्राष्ट्रीय योग वर्ग, एमपी के फिटनेस क्लास और कल्याणम योगा सूरत, इन तीनों संस्थाओं के माध्यम से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही सेवा आपकी निरंतर आगे भी मिलेंगी। बहुत मैडम के पास बहुत सारे विषय है, और मैडम इतने सारे पेशेंट को इतने अच्छे कम्युनिकेशन काउंसलिंग करते हैं कि आधी तो बीमारी उनके बातों से ही चली जाती, इतने अच्छी बातें। और हार्ट की इतनी डिफिकल्ट रहती फिर भी वो बिल्कुल अपने ग्राउंड लेवल पे, उसके लेवल पे आके बताते हैं। तो बहुत सुंदर सेशन रहा। मैं ज्यादा समय ना लूंगा, जिसे भी कोई जिज्ञासा है, प्रश्न है तो निश्चित रूप से आप पूछ सकते हैं। अनम्यूट हैंड राइज कीजिए, अनम्यूट ऑप्शन आपको दिया जाएगा। यस यस, मैं इस चैट बॉक्स में भी बहुत सारे आ रहे कि वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ओके, थैंक यू। कुछ प्रश्न जरूर पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं आप, या हैंड राइज भी कर सकते हैं, उनको अनम्यूट ऑप्शन दिया जाएगा। यस, मधु जी। मधु जी जी, मधु जी नमस्कार बंगलोर से रूपाली जी। बोलिए। हाँ, नमस्ते नमस्ते, बोलिए। नमस्कार। मैं यही बोल रही थी कि मैं सीओपीडी की पेशेंट हूँ। यस। तो उस अब पिछले 13-14 सालों से हूँ। तो अभी लंग्स, मेरा हार्ट स्ट्रांग है पर मेरे हाँ हाँ। लंग्स बहुत वीक होते जा रहे हैं। यस। बाय बर्थ प्रॉब्लम थी, पर यस। अब वो अकॉर्डिंग टू एज कह लीजिए। ये तो प्रेक्षक ध्यान कर रहे हैं, ध्यान इतना कर रहे हैं तो आई एम सर्वाइविंग। यस। पर प्रॉब्लम होती है, मुझे भूख बिल्कुल नहीं लगती।
बिल्कुल भी नहीं लगती। मेरा ओके। वेट रिड्यूस हो रहा है बहुत। हाँ और भूख में भी अगर लगता भी है तो खाना नहीं अच्छा लगता कुछ। जैसे कोई भी और चीज है, फ्रूट तो खाती हूँ, ड्राई फ्रूट भी खाती हूँ, पर खाना मुझे नहीं अच्छा लगता बिल्कुल भी। वो अंदर ही नहीं जा रहा। तो ओके। वेट हाँ भी कम हो गया तो अभी तो उसका मैं, कुछ। यस अभी तो मैं आपको बताऊंगी कि आपको ड्राई फ्रूट्स भी नहीं खाना है। उसको पचाने के लिए अग्नि तेज लगती है। तो आपने क्या करना है, पहले तो कुनकुना पानी पीना है। दूसरी चीज हाँ होती है कि लापसी बोलते हैं हम उसको, हाँ या हाँ पतला पतला करके जो हाँ। खाना, या सूप। ठीक है। ओके। तो हाँ। वेजिटेबल्स को आप सूप के द्वारा खाइए ना। हम्म, उसमें थोड़ी सी काली मिर्च हल्की सी काली डाल मिर्च और के, नमक। जीरा, और आप गाय के घी में उसको छोकेंगे। हाँ। ठीक है। ऐसा करके उसको धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी बढ़ाइए, और फिर फूड पे यानी रोटी पे आना शुरू कीजिए। ठीक है। या मूंग के दाल की खिचड़ी पतली, इस हाँ। तरीके से भी आप खा सकते हैं। तो मूंग की दाल की खिचड़ी आप दोपहर के खाने में खाएंगे। हम्म। ओके। जो आपके सांस को कम, आपका पेट साफ होना चाहिए, इसके लिए आपने कुछ तो भी लेना चाहिए। और अगर नहीं, मेरा पेट साफ होता है। साफ नहीं होता है भी फिर, खाऊं तो भी होता है, तो भी हाँ फिर होता भी आपको मैं बोलती हूँ कि एरंड तेल, है। हाँ, एरंडी का तेल। हाँ। हाँ तो उसको 1 चम्मच रोज लीजिए आप, रात को सोते समय कुनकुने पानी में। तो वो क्या करेगा, वो इन्फ्लामेशन को कम करता है। इसको, इसका सिर्फ पेट साफ होने के लिए ही ये नहीं है। वो क्या करेगा कि आपके पेट को साफ करेगा, एट द सेम टाइम वात को कम करेगा। तो हम इसको वात से जोड़ते हैं कि वात की दिशा बदल गई तो वो सांस को ये करना शुरू कर देता है। तो आपको, आपने पंचकर्मा किया है कभी? हाँ, करवाया था पीछे। हाँ तो स्नेहन, पंचकर्म तो नहीं। हाँ पंचकर्मा में सिर्फ स्नेहन स्वेदन, छाती को बाप देना, या फिर हाँ। आप सेंधा नमक जो होता है, तेल में सेंधा नमक डाल के चेस्ट को लगाइए, और फिर उसको हॉट बैगर से सेकिए। हाँ? सिर्फ ओके। आपको ये प्रिकॉशन यही लेनी पड़ेगी कि वो पानी कहीं लीक ना हो, उसमें जल ना जाए कुछ। ठीक है। वही सिर्फ आपको प्रिकॉशन लेनी है। और कैसे कैसे, एक बार फिर बताइए कैसे अच्छा, करना है। जो समझो आपका खोबरे का तेल है या कोई हाँ भी तेल है, तिल का तेल है, हाँ उसमें सेंधा नमक डालिए। हाँ। उसको हल्का सा कुनकुना कीजिए, वो हाँ। चेस्ट पे लगाइए, और उसको ओके। भाप दीजिए। तो वो हॉट वाटर बैग से सेक लिया तो भी चलेगा। तो वहां से ओके। वैसोडाइलेटेशन होता है। ठीक है। और ओके। आपको जैसे मैंने बताया, कलमी, कलमी का पानी, हाँ। उसको थोड़ा सा पीना शुरू कर दीजिए। वो भी वैसोडाइलेटेशन करेगा, ब्रोंकोडाइलेटेशन भी करेगा। ठीक है। कलमी में और दालचीनी का। दालचीनी, दालचीनी। यस दालचीनी। लेकिन अगर इसमें आपको ऐसा होता है कि एसिडिटी बढ़ रही है तो उसका डोज कम करना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि सबको सब चीजें सही तरीके यानी सही। लागू नहीं होती है ना। पेशेंट को वैसे देख के बोलना ये बहुत गलत होता है एक्चुअली। लेकिन ये छोटी छोटी चीजें आप कर सकते हैं। आपको फल फल के जूस नहीं खाना है। ओके। आप कुछ खा सकते खाऊंगी। हैं। चलो। हाँ। ओके आपको तो सेब और केला नहीं खाना है। वही खाती जैसे हूँ, एक छोटा सा इलायची केला। बस इलायची छोटा सा केला, वो खाता तो नहीं चलेगा। देखिए वो कफ को बढ़ाएगा। जैसे हूँ। नहीं, सेब कफ आता है, नहीं है मुझे। नहीं कफ कफ नहीं है भी नहीं है बिल्कुल तो भी। भी नहीं खाना है। कफ यानी आयुर्वेद की भाषा में 3 दोष है, वात पित्त कफ। कफ का हाँ। मतलब जो बलगम निकलता है, ऐसा नहीं होता है, उसको कफ नहीं बोलते हम। हाँ। चाय को आपको पीना है तो चाय को हाँ सुंठ, जी। आलं डाल के पीजिए हर बार। हाँ, ठीक है। मैं कर रहा। अच्छा। जी। चलो। ठीक है। और आपको ठीक दूध है, और ठीक दूध है। के पदार्थ नहीं लेने हैं। ठीक है। ओके ओके। अशोक जी। अशोक जैन। जय जिनेन्द्र। जय जय। अभी बात चली थी जैसे अपने टेस्टिंग कोलेस्ट्रॉल अपने हार्ट डिसीज के लिए टीएमटी की। तो हाँ। अपन जब वॉकिंग करने जाते हैं तो जैसे फास्ट रनिंग कर रहे हैं उस समय थोड़ा सा पेन दर्द रहता है तो अपन समझ सकते हैं कि 50-60% का ब्लॉकेज जैसा होगा। फिर जैसे जॉगिंग करते हैं तब जो थोड़ा सा खिंचाव आता है मस्कुलर में तब आप समझ सकते हैं कि 70 से 80% का ब्लॉकेज होगा। और जब चलते फिरते तब श्वास भरते हैं श्वास फूलता है तो अपन समझ सकते हैं कि भाई ये अभी क्रिटिकल हार्ट का प्रोसेस है अभी। इस तरीके से कैटेगराइज हो सकता है, लेकिन हर एक चीज वैसी नहीं होती। जब हम चलते हैं तो पेशेंट को ईसीजी के लीड लगाए जाते हैं। ओके। अगर वहां पे चेंजेस आते हैं तो इसको लेबल कर सकते हैं, तो यस ये हार्ट का डिसीज है।
ठीक है। तो ये मोटा मोटी हम इसको बोल सकते हैं कि इस तरीके से आप ले सकते हैं। लेकिन टीएमटी में अगर आप 15 मिनट, जैसे ब्रूस मॉडिफाइड ब्रूस प्रोटोकॉल है तो उसमें हम 15 मिनट चलाते हैं, और एक ब्रूस प्रोटोकॉल है इसमें 11 मिनट चलाया जाता है। तो अगर इसमें आपको कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे तो हमारा अनुमान ऐसा होता है कि ये 60 के नीचे के ब्लॉकेज है जो कोई तकलीफ नहीं दे रहे हैं, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है, यानी टीएमटी पे 70 के नीचे वाले ब्लॉकेजेस नहीं पकड़े जाते। तो ये बोलना कि अगर हम चल रहे हैं और फिर रनिंग करते समय, तो वैसा नहीं है, उसको हम उस तरीके से कैटेगराइज नहीं कर सकते। लेकिन आपको समझने के लिए आप इस तरीके से ले सकते हैं मोटा मोटी। एक मैम ऐसा होता है कि जैसे अभी टेस्टिंग कराया 70% ब्लॉक है, और 15 दिन महीने के अंदर वो 100%, मतलब वो सीधा हार्ट अटैक भी आ जाता है, कई बार ऐसे सुनने को मिलता है, तो वो क्या नहीं, होता ऐसा नहीं होता। अभी दो चीजें समझ लीजिए, हार्ट अटैक अलग चीज है। अगर आपकी खून की रक्तवाहिनी फूट गई है और वहां से ब्लड का क्लॉट हो गया, दैट इज हार्ट अटैक। और जो ब्लॉकेजेस है वो चर्बी की गांठ है, तो वो अलग चीज है। ब्लॉकेजेस के वजह से अगर वो फटने के बाद हार्ट अटैक आता है। हम्म कोई पेशेंट हमारे पास बहुत ज्यादा ऐसे आते हैं कि जिनको 100% भी ब्लॉकेज है, फिर भी वो मेरा पेशेंट है, अभी उनको 10 साल हो जाएंगे कि जिनके एंजियोप्लास्टी नहीं की है। एलएडी जो है वो 100% ब्लॉक थी, और आरसीए में 80% लॉन्ग स्टेन था, जहाँ पे और उनको बाईपास सर्जरी बोली गई थी। तो अगर ये चीजें है तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि उसकी वजह से हार्ट अटैक आ रहा है। लेकिन हाँ, उसकी वजह से हार्ट अटैक आता है, लेकिन हार्ट अटैक अलग एंटिटी है और ब्लॉकेजेस अलग चीज होती है। वो एक इतने जल्दी नहीं बढ़ता। 70 का 100 एक में। आयुर्वेद में अमृत धारा और जीवन धारा आती है, तो वो इसमें कितना काम करती है? नहीं, वो मुझे नहीं उसके आइडिया। ओके, हाँ, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। यस, सुचेता जी। हम्म। अड़सुड़ सर बाद में, सुचेता जी के बाद में अड़सुड़ सर बात हो रहे हैं। जय जिनेन्द्र। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था आपका, बहुत सुंदर जानकारी। मुझे ये पूछना था कि सुबह सुबह जब भी गर्म पानी लेते थे क्या उससे वेटलेस तो होता है, लेकिन वेटलेस होता है गर्म पानी से। फिर मुझे तो वेटलेस की जरूरत नहीं है वैसे तो मुझे लेना चाहिए या नहीं? और दूसरा क्वेश्चन था, वॉकिंग कब भी करना चाहिए? मुझे तो सुबह टाइम नहीं मिलता है तो शाम को करती हूँ, 7 बजे तक खाना हो जाता है, बाद में 9 बजे चलती हूँ, तो वो सही है क्या? अच्छा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे इससे छूट गया ये चीज बताने के लिए। तो आपको वॉक करना चाहिए, वो निहार पेट करना चाहिए। बहुत ही ज्यादा एम्प्टी स्टमक आप करते हैं तो वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, वो आपके बढ़े हुए फैट को कम करता है, अगर आपको टाइम ही नहीं है। लेकिन गलत बात ये होती है कि जब आप खाने के तुरंत बाद वॉक करते हैं, है ना। शतपावली करके एक वर्ड है, यानी खाने के बाद सिर्फ 100 स्टेप्स ही चलना चाहिए। क्योंकि खाने के बाद क्या होता है, मेन ब्लड सप्लाई कहाँ पे गया, स्टमक को गया, ब्लड को अन्न को पचाने के लिए। और तब हम चल रहे हैं तो हम हार्ट को तकलीफ दे रहे हैं। हाँ, तब तुरंत खाने के बाद तो चलना नहीं चाहिए। तो खाने के 3 घंटे बाद आप चल सकते हैं, या खाने से पहले चल सकते हैं। इस तरीके से आप उसको कर सकते हैं। ओके, आपकी उम्र क्या है? 61। 61। ओके, और कोई डायबिटीज ब्लड प्रेशर नहीं है? कुछ भी नहीं है, अभी तो थायराइड का प्रॉब्लम हो गई है, इसकी वजह से ओके, वेट वेट लॉस हो गया? लॉस हो। ओके, हाइपरथायरॉइडिज्म है? हाँ। ओके, ठीक है। तो आपका दूसरा सवाल था कि मैं कुनकुना पानी पीती हूँ। तो कुनकुना मैं बोलती हूँ कि सुबह सुबह आपको ऐसे 1-2 लीटर पानी पीने की कोई जरूरत नहीं। सुबह में आप कुनकुना पानी पी सकते हैं। जो आपके एक्स्ट्रा सब चीजें, सिर्फ फैटी नहीं होता उसमें, आम और बाकी की चीजें भी होती है। तो आधा ग्लास या 1 ग्लास तक कुनकुना पानी पी सकते हैं, उसके आगे नहीं पीना चाहिए। जो आपको आपकी हर चीज को ना पचाना पड़ता है, बॉडी को उसके लिए काम को लगना पड़ता है। तो कोई जरूरत नहीं है। जैसे डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, उनको बहुत सुबह बहुत ज्यादा, या जो पेशेंट है उनको बहुत सुबह 2-2 लीटर पानी, 1-1 लीटर पानी पीते हैं, उनको पहले मैं उनका पानी बंद करती हूँ। उनको बोलती हूँ कि नहीं, आपको आधा से 1 ग्लास तक पानी पीना है सुबह। जब भी प्यास लगती है आप आधा से 1 ग्लास कितनी भी बार पी सकते हैं, लेकिन घटा घटा पानी पीना जे असते, ये बहुत सारा पानी एक साथ पी रहे वैसा मत कीजिए। डिनर देना आपका
अभी भी हम कभी बात कर सकते हैं क्या? थायराइड के लिए मुझे पूछना था नंबर। ओके ओके, सर के पास से मेरा नंबर ले लीजिए फिर हाँ भेज देता मैं, सुचेताजी हम भेज बात कर हाँ सुचेताजी पुण्याला असतात, त्यांना मराठी कळते छान, बढ़िया. हाँ अच्छा अच्छा हाँ. तर अभी हमारे अड़सुड़ सर, सुदर्शन जी अड़सुड़ सर का कुछ क्वेश्चन है. हमने साथ में काम किया है, फार्मेसी ऑफिसर है, जनरल हॉस्पिटल में थे, अभी रिटायर्ड हो गए. अभी रेड स्वस्तिक सोसाइटी में बहुत अच्छी सेवाएं देते हैं हमारे मित्र अड़सुड़ सर. बोलिए. नमस्ते मैडम, नमस्ते सर. सबको मेरा नमस्ते। नमस्ते नमस्ते. मैम, मेरी एज अभी 69 रनिंग है। ओके. हाइट 167 सेंटीमीटर्स हाँ. और वेट है 65 केजी। तर बऱ्यापैकी हा डायबिटीज हायपरटेन्शन आहे बरं गेल्या 10 वर्षापासून हं, कंट्रोल मध्ये आहे. बरं. तर मध्यंतरी मी ऑक्टोबर मध्ये HbA1c टेस्ट केली तर 6.7 आली होती कंट्रोलमध्ये आहे. हा आणि आता जस्ट 8 दिवसापूर्वी केली तर 6.5 आली. हो बरोबर, कंट्रोलमध्ये आहे चांगल्या पद्धतीने. पोस्ट मिल जे आहे ते हं, 180 पर्यंत गेलं हा आणि फास्टिंग 118 होतं, 118. 118 सर नॉर्मल आहे ते. बरं. सगळ्या गोष्टी ज्या आहे ना, आपण फास्टिंग ना 120 पर्यंत नॉर्मल पकडू शकतो आणि पोस्ट प्रँडियल 180 पर्यंत. आता काय केलं ॲलोपॅथी मध्ये खूप सारे 10 अंदर टाकलं की एकदम करोडोनी लोक अंदर होऊन जातात. 140 केल्यानंतर 140 ची काही गरज नाही, 180 पर्यंत काही डॅमेज होत नाही. म्हणूनच HbA1c 6.5 आला, अदरवाईज तो जास्त आला असता. आणि तर तुम्ही मॅम, हा मी दोन्ही वेळेस ज्वारीची भाकर जेवतो. व्हेरी गुड. समजा कुठे जर आपण फंक्शन मध्ये गेलं तरच मग एखाद्या वेळेस पोळी जेवण्यात येते गव्हाची. ठीक आहे. भात नाही खात, हं. भात टाळतो शक्यतोवर. आणि एवढ्यात जो रात में जो भूख लगनी चाहिए वो भूख नहीं लग रही, कम लग रही है, ऐसा करके. ओके. आणि ब्लड प्रेशर आणि डायबिटीजला किती वर्ष झालेत म्हणाला? झाले जवळपास 12 वर्ष. 12 वर्ष. सर कसं गोळी आहे ना, चालू आहे. गोळी की चालू आहे. ओके, जेव्हा डायबिटीसचे रुग्ण येतात आणि त्यांना 10 वर्षाच्या वर डायबिटीसची हिस्ट्री आहे, म्हणजे इंटरनल डॅमेज सुरू झालाय, तुम्हाला माहित असो नसो, सिम्पटम्स असो नसो, ओके, तर त्याच्यासाठी एकदा TMT करून घ्या. तेच मी आणि विचारणार होतो. हो हो, TMT करूनच घ्यायला पाहिजे. आणि बाकीचे पॅरामीटर्स, एक गोष्ट माझी सांगायची राहिली, तिथे व्हिटॅमिन B12 आणि व्हिटॅमिन डीचाही खूप मोठा रोल असतो. ते तर मी घेतो आधेमध्ये. हा, तर ते BP आणि पॅरामीटर पण B12. व्यवस्थित असायला पाहिजे. लिपिड प्रोफाईल नॉर्मल आहे. आता 8 दिवसापूर्वीच टेस्ट केली. व्हेरी गुड व्हेरी गुड. कारण तुम्हाला गोळ्या सुरू असतील सर हो, गोळ्या कोलेस्ट्रॉलची. सुरू आहे. येस. नाही, कोलेस्ट्रॉल नाही. ती गोळी बंद केली मी. हा ॲटोरव्हेस्टेटिन 10 मिलीग्राम मी घ्यायचो. बरं. तर नंतर लिपिड प्रोफाईल नॉर्मल आलं. साधारणतः 7-8 महिन्यापासून ती गोळी बंद केली. त्याच्यानंतर मी 2दा टेस्ट केल्या 3-3 महिन्याच्या अंतराने. बर तर लिपिड प्रोफाईल नॉर्मल आहे. ओके ओके, मग काही गरज नाही ते घ्यायची. आणि मी वॉक जर करायला गेलो तर साधारणतः 1-1.25 तासात 5 किलोमीटर चालू शकतो. येस, दॅट्स इट. चांगलं आहे. ओके ओके, TMT थँक्यू. मस्त आहे ना? हो, TMT करून घ्या सर. कारण काय होतं, तुम्ही तुमच्या याच्यानुसार तुमची चाल बदलता जसं हे होईल तसं. आणि TMT वर म्हणजे बरेचसे पेशंट म्हणजे आता जेव्हा आम्ही डॉक्टर म्हणून बसतो तेव्हा ते म्हणतात की मी तर चालतो 5-5 किलोमीटर, मला काही त्रास होत नाही, तुम्ही लगेच थांबवलं. कारण जेव्हा BP शूट होतं, हार्ट रेट शूट होतो, तर तुम्हाला समजत नाही, तो तुम्हाला सिम्टम्स देत नाही. वो आपको नहीं बताता है कि आपके अंदर कुछ तो भी गडबड सुरू है ना. जेव्हा इमर्जन्सी येते तेव्हाच त्या सगळ्या गोष्टी वो आपको पता चलती है या वो तकलीफ शुरू होती है. तो TMT इज फॉर प्रिवेंशन, है ना, कि हम कहाँ खड़े हैं और हमारा BP तो रेज नहीं हो रहा, हमारा हार्ट रेट तो नहीं रेज हो रहा, हमारे हार्ट को ज्यादा काम करके वो छुपा तो नहीं रहा है, ये चीजें हमें पता चलती है. धन्यवाद मॅम. हाँ धन्यवाद राजीव भाऊ. धन्यवाद प्रश्न धन्यवाद विचारण्याची संधी धन्यवाद. दिल्याबद्दल. बिल्कुल धन्यवाद सर, धन्यवाद. आणखी और किसी को कोई जिज्ञासा है? काशीनाथ जी ने एड्रेस किया हुआ. हाँ बोलिए काशीनाथ जी, बोलिए. हा 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 खूप चांगला वर्ग झाला मॅडम, खूप खूप तुमचं स्वागत. माझा प्रश्न असा आहे की योगासन, प्राणायाम, वॉकिंग
आणि डाएटवरही पूर्ण लक्ष असतानाही अटॅक येतात. बिलकुल. का आपण पाहतो का नाही, रेग्युलर योगासन करणारे आहे, प्राणायाम करणारे आहे, वॉकिंग आहे आणि डाएटही त्यांचं बिलकुल म्हणजे मोजकंच आहे, तरी अशा बरोबर. लोकांना अटॅक येतो. त्याच्याबद्दल हा, बरोबर. कारण इथे स्ट्रेस लेवल आहे आणि एक हेरिडिटी पण आहे. म्हणजे ज्या फॅमिलीमध्ये हिस्ट्री आहे हार्ट डिसीजची, तर तिथे हो. मग 3 जनरेशनची हिस्ट्री आहे, तर मग तुम्ही ऑलरेडी स्टेकवर आहात. आणि इथे हो. जेव्हा सगळ्या गोष्टी चांगल्या आहेत, तरी व्हिटॅमिन डी आणि व्हिटॅमिन B12 ची डेफिशियन्सी असली तरी हार्ट अटॅक येतो. हो. कारण रक्ताची गुठळी व्हायचे चान्सेस वाढतात. ते पण बरोबर. बघून घ्यायला पाहिजे. ऍडिक्शन आहे का स्ट्रेस लेवल, कारण ह्या गोष्टी हो. आपल्याला माहित नसतात. वरून दिसताना बरोबर. आपल्याला व्यक्ती चांगला हो. दिसतो. नाही, पण बरेचदा त्याच्या आपण आतमध्ये काय? ऐकतो ना का, हो हो, हो, बरेचदा हो, हो. ऐकतो तेव्हा आश्चर्य वाटते का यांचं सगळं बरोबर, आपल्या बरोबरच ते योगासन प्राणायाम वगैरे करतात सर्व आणि डाएट वगैरे खूप पथ्य पाणी पाळतात, तरी पण त्यांना अटॅक आला. हो, त्याच्याबद्दल तर मला हे म्हणायचं आहे की इथे ना म्हणूनच वॉकही गरजेचं आहे. योगासनं मसल स्केलेटनसाठी एकदम चांगले आहेत. पण ज्या बरोबर. गोष्टींनी हार्ट रेट वाढते, हो, तर त्याच्यासाठी वॉकिंगला ते तुम्हाला सांगेल हार्ट की अरे बाबा मी थकतोय. ते बरोबर. तुम्हाला योगासनाला जास्त समजणार नहीं. बरोबर. खूप खूप धन्यवाद. थैंक यू, थैंक यू. दालचीनी रेगुलर रह सकते हैं अगर आपको तकलीफ है तो, नहीं है तो फिर वो कभी कभी पित्त को बढ़ा सकता है, तो उसको कम करना चाहिए, है ना. जैसे दालचीनी आप विंटर सीजन में ले सकते हैं. वेट लॉस के लिए भी दालचीनी अच्छी कारगर होती है. ये क्वेश्चन आया था चैट बॉक्स में. यस, तो समापन की ओर चलेंगे अशोक जी, समापन की ओर चलिए. हाँ, समापन किया है. जय जिनेन्द्र. दोनों हाथ आनंद केंद्र पे जोड़े हुए, आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी. मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ. मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है. उसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है. हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो. इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति. कृतज्ञोस्मि. हम सब गुरुदेव के आभारी हैं. कृतज्ञोस्मि. हम सब गुरुदेव के आभारी हैं. कृतज्ञोस्मि. हम सब गुरुदेव के आभारी हैं. बहुत बहुत आचार्य धन्यवाद सभी का. सुचित्रा जी, स्लोगन. आचार्य तुलसी ने एक अपने को संदेश दिया था, चिंता नहीं चिंतन करो, व्यथा नहीं व्यवस्था करो. मतलब स्ट्रेस से अपन फ्री हो जाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल और हार्ट की प्रॉब्लम से भी बच सकते हैं. सुचिता जी. जय जिनेन्द्र. सभी एक साथ में उच्चारण करेंगे. फिटनेस का डोज, 1 एक घंटा घंटा हर रोज. रोज. फिटनेस का डोज, 1 एक घंटा घंटा हर रोज. रोज. फिटनेस का डोज. 1 घंटा हर रोज. घंटा हर रोज. ओके. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. गुड डे टू एवरीवन. थैंक यू, डॉक्टर थैंक रूपाली यू, मैडम, थैंक यू सो थैंक यू. मच. सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. चलिए मिलते हैं कल.